सबको मिलेगा। जो सरकार की नीतियां होंगी, सरकार के लाभ होंगे, वो सबको मिलेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का जो भेदभाव हमारी तरफ से नहीं किया जाता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक और आरोप लगाया गया था कि विपक्ष के नेताओं का सम्मान नहीं होता। माननीय खड़गे जी ने एक उदाहरण दिया था। वो उदाहरण अटल जी के प्रधानमंत्री का नहीं था। वो जब वो विदेश मंत्री बने थे तो विदेश मंत्रालय में जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो लगी थी, वो हटा दी गई। तो उन्होंने कहा नहीं, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो जहां जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। ये हमारा संस्कार है और मोदी जी ने उसको कितना आगे बढ़ाया। सरदार पटेल की मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बना दी। हमने इस बात की चिंता नहीं की कि उनके कालखंड में संघ पर प्रतिबंध लगा था, मगर अफसोस की बात यह है कोई भी आज तक गया नहीं है। अब यह बताइए, भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्हें भारत रत्न मिला। प्रणब मुखर्जी जी कांग्रेस के नेता थे, उन्हें भी भारत रत्न मिला। क्या पद्म अवार्ड तरुण गोगोई जी को नहीं मिला? क्या एससी जमीर जी को नहीं मिला? और अभी आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को मिला। यह ईमानदारी है हमारी सरकार की। समाज के जिस जिस व्यक्ति ने, जिस जिस महापुरुष ने जो जो योगदान दिया, हमने ईमानदारी से किया है। और इनके यहां ये सम्मान की बात करते, इनके यहां तो ऐसा था मान्यवर, इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपनी सरकार में अपने अंदर गठित कमेटी के द्वारा अपने को भारत रत्न अर्पित किया। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इन्होंने अपने नेताओं को नहीं दिया, हमने सबको दिया। ये मोदी जी की विराट सोच और इन चीजों के बारे में हमारा जो नजरिया है वो उसको दर्शाता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये उदारता मोदी जी कब दिखाते हैं, जब उनके लिए क्या क्या शब्द नहीं बोला जाता है। मतलब मृत्यु का प्रकार से लेके अनेक प्रकार की बातें, कब्र खुदेगी वगैरह वगैरह, जाने क्या क्या चीजें हैं। मगर उससे अविचलित रहते हुए, जैसा मोदी जी ने एक बार कहा था कि लोगों ने उनसे पूछा कि आप साहब छुट्टी भी नहीं लेते, इतनी ऊर्जा कहां से पाते हैं? तो उन्होंने कहा था रोज 1 से 2 किलो गाली खाता हूं और उसके बाद उसी से ऊर्जा पाकर पुनः आपकी सेवा में लग जाता हूं। आप सोचिए, आज डिजिटल डाटा का जमाना है। जितने अपशब्दों का प्रयोग माननीय मोदी जी के लिए किया गया होगा, इतना कभी किसी के लिए नहीं किया होगा। इसके बावजूद विपक्ष के जितने नेताओं को सम्मान दिया गया है, इतना भारत के इतिहास में कभी किसी को नहीं दिया गया होगा। इसलिए वो ऊर्जा पाते हैं जो समाज को बदलाव करने में एक महती भूमिका निभाती है। और उस नई सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां अंत में मैं एक विषय ये कहना चाहूंगा कि वो नई सोच क्या थी, एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब हमारी सरकार आई, इस देश में 2 हिस्सों में बहुत बड़ी समस्या थी। देश का पूर्वी हिस्सा है, वहां पर पानी बहुत गिरता है, बाढ़ की समस्या रहती है, बिहार से लेके उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम। जो पश्चिमी हिस्सा है, राजस्थान और गुजरात, वहां पानी कम गिरता है, इसकी वजह से सूखे की समस्या रहती थी। अब मोदी जी ने आने के बाद जो एक नई सोच के साथ सोचा, तो जहां पर पानी कम है तो वहां सौर ऊर्जा की अधिकता है, तो सोलर एनर्जी के अंदर उसके पे एक नया स्वरूप शुरू किया गया। और जहां पर पानी की अधिकता है वहां नदियों के पाट को ड्रेजिंग करके और गहरा किया गया और इनलैंड वाटरवेज की शुरुआत की गई। यानी जो समस्या है उसके अंदर से कैसे एक नया रास्ता निकाला जा सकता है वो देखा। और सोलर एनर्जी में हम वहां पर पहुंचे कि आज दुनिया में हम 5th स्थिति में है सोलर एनर्जी में, जो हमने 2022 में अचीव कर ली है। तो हम 4थे नंबर के देश हैं दुनिया में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में क्लीन एनर्जी के फील्ड में खड़ा हुआ है। हम 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज भी हैं। हम 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं। हम 2रे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने हैं। और डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम दुनिया में नंबर 1 है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम दुनिया में नंबर 1 है। और सभापति महोदय, डिजिटल ट्रांजैक्शन में 2022 में भारत ने 46%, दुनिया का 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हुआ, जो इसके बाद के 4 देशों से मिलाकर उससे ज्यादा था। अर्थात एक नई सोच, सोलर एनर्जी, इनलैंड वाटरवेज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भारत को एक नई दिशा में ले जाने में सफल रहा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस नई सोच के साथ इस अमृत काल में हमें आगे बढ़ना चाहिए और ईमानदारी से एक यथार्थ और स्वीकार करना चाहिए। महोदय, हमारे देश में क्या कोई ऐसी घटना हुई? अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और न्यूयॉर्क सिग्नेचर बैंक डूब गया। हमारे यहां कोई बैंक डूबा क्या? चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी एवरग्रांड डूब गई। हमारे यहां कोई डूबा क्या? चाइना के सबसे बड़े उद्योगपति जैक मा मतलब अघोषित रूप से गायब हो गए। वहां के सबसे बड़े जो बैंकर हैं बान फाओ, वो भी 1 साल से गायब है।
इसके बावजूद, और अगल बगल क्या हो रहा हो तो छोड़ दीजिए, जो पाकिस्तान और श्रीलंका में हो रहा है, इसके बावजूद इन परिस्थितियों में से जिस ढंग से मोदी जी ने इसको निकाला है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको उनका साथ देना चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए। यह काम इतना आसान नहीं था, और आज स्थिति सिर्फ इतनी नहीं बनी है। आज हम दुनिया के इकलौते देश हैं जो दो परस्पर विरोधी देश हमको समान रूप से सम्मान देते हैं। अमेरिका कहता है कि इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और रशिया कहता है कि इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल पार्टनर। यह स्थिति जो मोदी जी के नेतृत्व में आई है, यह दुनिया में किसी दूसरे देश के पास नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, मोदी जी की तरफ से, कि पत्थर पिघलाने का हुनर मुझे आता है, पत्थर को यूं पिघलाने का हुनर मुझे आता है। मैं वो कतरा हूं कि समंदर मेरे घर आता है। और मैं अंत में यह भी कहना चाहता हूं कि आज भारत एक नए स्वरूप की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम एक बिंदु बस और कह देता हूं, उसके बाद समाप्त करता हूं। आज हम जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया में हमको जैसा कोऑपरेशन मिल रहा है और भारत की तरफ जिस ढंग की आशा भरी निगाहों से देखा जा रहा है, ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिलता था। मुझे याद है माननीय सभापति महोदय, हम लोग बच्चे थे, राम मंदिर आंदोलन के समय कहा जाता जिस दिन राम मंदिर बनेगा उस दिन मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज हकीकत क्या है? आज भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप का कॉरिडोर बन रहा है। राम मंदिर भी बन रहा, कॉरिडोर भी बन रहा। G20 समाप्त हुआ तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक दिन एक्स्ट्रा भारत में रुके व्यापार पे बात करने के लिए। आज हमारा सऊदी अरब के साथ व्यापार हो या जो भी व्यवस्था हो, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और वैसे जो लोग साइंस में, टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं, उन्हें पता हो कि अब तेल की टेक्नोलॉजी का समय 20-25 साल का ही रह गया, वो भी खत्म होने वाला है। तो इसलिए अगर आप देखें कि यदि कोई दृढ़ता के साथ काम करे तो क्या कुछ किया जा सकता है, जो हमारी सरकार ने किया है विश्व में इस विपरीत परिस्थितियों में, उसको मैं कह सकता हूं कि यह इतना आसान काम नहीं था। यह वैसा था जैसे टूटे हुए तार से कोई संगीत बजाना हो या पत्थर पे कोई पौधा उगाना हो, मगर वो भी करके दिखाया है मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने। और अब इस अमृत काल के उषा काल में एक नई स्वर्ण रेख भारत के लिए दिख रही है। तो मैं अटल जी की इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं, जो मोदी जी के एफर्ट्स के लिए एकदम सही उतरती है कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं। यानी अरुणिमा की रेख मतलब एक गोल्डन लाइनिंग इन द स्काई। झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो इस मेरा मानना है, चुनाव में खूब लड़िए, ऊंचे स्वर में हमारा विरोध करिए, पर भारत के विकास के इस गीत को आप भी स्वर दीजिए। इसी अनुरोध के साथ अपना निवेदन समाप्त करते हुए राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।